हाँ जी, तो ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बोर मॉडल से। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में कमेंट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन द, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है कि हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इनमें से किसकी हो जाएगी। नाउ वी नो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। और अगर इससे मैं देखूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास बन जाना चाहिए 13.6 into z square by n square, because total energy is minus 13.6 into z square by n square. So kinetic energy will become 13.6 into z square by n square. Now we have to compare kinetic energy of all these orbits and we have to decide कि highest kinetic energy इनमें से किसकी आ रही होगी. So one by one check कर लेते हैं. पहला है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मींस z भी 1 होगा और n की वैल्यू भी 1 होगी. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई पहले वाले की, ये हो गई 13.6 into 1 by 1 equals to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन जो मुझे दे रखा है उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, दैट मींस n इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2. सो 13.6 इनटू फर्स्ट ऑर्बिट है, सो n स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय हीलियम प्लस है, सो z की वैल्यू 2 हो जाएगी. उल्टा लिख दिया अपन ने इसको. यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें z स्क्वायर बाई n स्क्वायर लिखना है, तो हीलियम है तो z स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई डिवाइड बाई n स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी. इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट ही हमारे पास आंसर आ जाए, हमें पता चल जाए कि कौन सा सही आंसर आ रहा होगा. सो थर्ड ऑप्शन में अगर मैं चेक करूंगा तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 13.6 इंटू हीलियम प्लस है, सो z इक्वल टू 2 और सेकंड ऑर्बिट है, सो n इज ऑल्सो इक्वल टू 2. ये वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर. ये वैल्यू भी कितनी आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड फोर्थ ऑप्शन को अगर हम चेक करेंगे, डी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो इट इज सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2. सेकंड ऑर्बिट मींस n इक्वल टू 2 और Li प्लस 2 है इसलिए z इक्वल टू 3. तो इसमें अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. लिथियम है तो लिथियम के लिए z स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई सेकंड ऑर्बिट है तो इसकी वैल्यू हो गई 4. तो ये वैल्यू आ गई 13.6 इंटू 9 बाई 4 अगर हम करेंगे तो क्या है ये वैल्यू 2.25 आ जानी चाहिए, है ना. अप्रोक्स 4 2 जा 8 हो जाएगा और 1 बचेगा तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 या 2.25 आ जाएगी. तो ये हमारे पास चारों की वैल्यू आ गई. फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी 13.6, सेकंड में 13.6 इंटू 4, थर्ड में 13.6 और फोर्थ में 13.6 इंटू 2.25. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो बी ऑप्शन के लिए आ रही है. फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन, आपको फ्लोरिनेशन करवाना है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड. फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का अगर मैं फ्लोरिनेशन करवा देता हूं इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो इनमें से क्या बनेगा. तो डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. डायरेक्ट रिएक्शन हमने पढ़ी होती है इसकी कि PCl5 में फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है. तो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अगर मैं इसको F2 से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, इसका फ्लोरिनेशन हो जाएगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है हमें. इसमें क्या बन जाता है PCl4 प्लस बन जाता है और उसके साथ PCl4F2, यहाँ Cl को F2 रिप्लेस कर देता है और PCl4F2 माइनस बन जाता है. अच्छा, अगर आपको इतना आइडिया लगा तो आई थिंक अगर इतना भी आपको पता होता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये आ रहा है. बाकी किसी में भी PCl4 प्लस और PCl4F2 माइनस नहीं बन रहा है. पर साथ में अगर आप दूसरा प्रोडक्ट भी याद रखते हैं उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि साथ में क्या बन जाएगा, PCl4 प्लस बन जाएगा और PF6 माइनस बन जाएगा. तो जब हम PCl5 को F2 से रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो ये प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं और ये प्रोडक्ट यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको गिवन है, ऑप्शन बी में. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. The question saying is in a metal deficient oxide sample MX Y2O4, M and Y are metals. M is present in both +2 and +3 oxidation states and Y is in +3 oxidation state. If the fraction of M2 plus ion present in M is 1/3, the value of X is. तो ये सिंपल स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन मान सकते हैं आप, या से आप ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करके भी कर सकते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कंपाउंड है MX Y2O4. In this compound, M has 2 oxidation state. Some are at +2 and some are at +3, while Y is at +3 oxidation state. And one more data is also provided.
the mole fraction of M plus 2 ion is 1 by 3, or you can say fraction. So first of all, let's determine the average oxidation state of M. So what will be the average oxidation state of M? So the number of ions having plus 2 oxidation state fraction is 1 by 3. So plus 2 into 1 into 3 plus the remaining fraction will be of plus 3, that's your 2 by 3. So this will be 8 by 3. So the average oxidation number of M is 8 by 3. Now just check out the formula. It has Mx Y2O4. So the total oxidation number of Mx will be 8 by 3 into X Y2. Y has plus 3 oxidation state. So 3 into 2, and oxygen is always at minus 2. So 4 into minus 2 equal to 0. So after solving, you will get X is equal to 0.75. So your answer will be D. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं इसका। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एल ग्लूकोज को HI से पहले रिएक्शन कराया, देन क्रोमिया से रिएक्शन कराया, P बनता है और P में क्लोरीन एक्सेस में डालकर Q बनता है। तो इस 4 ऑप्शन में से अपने को सेलेक्ट करना है कि क्या बनेगा। तो अगर हम लोग एल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर जनरली डी ग्लूकोज का सबको याद ही रहता है। तो अपने पास डी ग्लूकोज है ये, ठीक है, दिस इज़ डी ग्लूकोज। और ये अगर डी ग्लूकोज है तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो एल ग्लूकोज होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये एक बायोमोलिक्यूल है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसका अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराते हैं सो हमने ये पढ़ा है कि ये इसको कम्प्लीटली रिड्यूस कर देगा और ये इससे बना देगा एन हेक्सेन। ठीक है, तो ये एन हेक्सेन यहाँ पर बन गया। अब ये रिएक्शन हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन चैप्टर में पढ़ते ही हैं कि क्रोमिया के साथ अगर इसका हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। और ये क्वेश्चन बेंजीन में क्लोरीन जब एक्सेस में डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब फोटॉन्स के प्रेजेंस में, तो दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लिंडेन, है ना। ये हम लोग रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, एल्केन के रिएक्शन है। सो इसका जो फाइनल आंसर है, सिंगल चॉइस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो इसका फाइनल आंसर हम लोग लगा देंगे डी। देखिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 thereby releasing chemical energy in the form of electrical energy। तो बेसिकली फ्यूल सेल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द प्रोडक्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज N2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबव प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या क्या होंगी, तो अगर हम देखें एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन का। सो N2H4 in presence of OH ion will form N2 along with 4H2O and 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे 4OH ion होंगे। सो बेसिकली दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर N2H4। कैथोड पे जो हमारा रिएक्शन होगा रिडक्शन होगा,
और रिडक्शन होगा O2 का। सो क्या रिएक्शन होगा O2 का? O2 will gain 4 electron in presence of water and form 4 OH-ion। सो यहाँ पर हमारे जो होंगे एक वाटर ये है, तो यहाँ पर 2 वाटर आपके यूज हो जाएंगे। सो दीज आर द रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। सो नाउ ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज OH ion reacts with N2H4 at the anode to form N2 gas and water releasing 4 electrons। सो ये ऑप्शन सही है हमारा। Second option is at the cathode N2H4 breaks to N2 and nascent hydrogen released at the electrode react with hydrogen to form। Obviously आपको दिख रहा है कि एनोड पे nascent हाइड्रोजन बन नहीं रही है हमारी, और ना कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन बन रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड ऑप्शन है एट द कैथोड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH ion। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको दिख ही रहा है कि कैथोड पे द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस, और आपको मालूम है वो OH ion में कन्वर्ट हो रहा है हमारा। फोर्थ ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाई प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर इतनी एनर्जी या कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क है नहीं कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन पाए। सो द आंसर फॉर दिस विल बी A एंड C। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस पर हर बार जे एडवांस में एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इस बार 2024 में आपके सामने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रैदर बोला जाएगा इसको। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में रिड्यूस कर देना है, और इस रिडक्शन के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स हैं वो क्या होंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात समझते हैं। जो पहला इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट कर रहा है, अगर हम सबसे पहला देखें कि लिंडलर्स कैटलिस्ट डालें, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या होता है, हमें मालूम है कि लिंडलर्स कैटलिस्ट एल्काइन को कन्वर्ट कर देगा सिस एल्कीन में। क्या यहाँ पर सिस एल्कीन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो इसका मतलब लिंडलर्स कैटलिस्ट सही है। ठीक है, देन यहाँ पर SnCl2HCl स्टीफेंसन्स रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्टीफेंस रिडक्शन जो है वो साइनाइड को कन्वर्ट कर देगा CHO ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर इसको CHO में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, जो SnCl2HCl है वो और किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो अब थर्ड स्टेप में डाल रहा है NaBH4। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये इस कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, और एस्टर्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये बात भी हमें पता है, तो इसको रिड्यूस कर देगा। यहाँ तक तो बात सही है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन फर्दर अगर हम लोग देखें तो NaBH4, क्योंकि आप उससे पहले SnCl2 डाल दिए हो, तो Cn हैज़ बीन ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप, राइट, लाइक दिस। ये ऑलरेडी इसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो अब अगर आप इसमें फाइनली NaBH4 डाल रहे हैं, तो NaBH4 डालने पर इसका भी रिडक्शन हो जाएगा कहाँ तक? अल्कोहल तक। बट अपने को दे रखा है कहाँ? एल्डिहाइड तक ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सीक्वेंस करेक्ट नहीं कहलाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर A नहीं है। नाउ अगेन सेम चीज़ अगर हम लोग देखें तो लिंडलर्स कैटलिस्ट डाले, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, हो रहा है, अच्छी बात है। देन हाइड्रोलिसिस करा दिए। हाइड्रोलिसिस कराने से यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये होगी कि इन एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, H और OH ये मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये वाला ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, सही है, और ये वाला ग्रुप अल्कोहल दे देगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि ये जो हाइड्रोलिसिस से ऑलरेडी आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट से इसको एल्कीन बना रखा है, इसको ऑलरेडी एल्कीन बना रखा है। सो इस एल्कीन का हाइड्रेशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो
हाइड्रोलिसिस यहाँ पर ही कर देने का मतलब ये है कि ये एल्कीन में नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी, मार्कोनिकॉफ एडिशन H+ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसेस से इस एल्कीन का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला भी स्टेप जो है वो गलत हो गया है, तो बी आंसर भी इसका नहीं बोल सकते, बी भी करेक्ट सीक्वेंस नहीं है। नाउ आते हैं सी पर। सी में क्या कर रहा है, पहले NaBH4 डाल रहा है। अब NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता, नाइट्राइल को रिड्यूस नहीं करता। तो NaBH4 इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एकदम सही चीज़ है, अल्कोहल में हमको चाहिए भी है, तो ये NaBH4 सही है। NaBH4 के बाद SnCl2HCl डाल रहे हैं, और SnCl2HCl नाइट्राइल को कन्वर्ट कर देता है CHO में, स्टीफेंस रिडक्शन। अभी अभी फर्स्ट ऑप्शन में भी हम लोगों ने ये बात की। सो नाउ SnCl2HCl इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड मिल रहा है, सही है। देन हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इस स्टेप पर, तो फिर से जैसा मैंने बताया कि इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और इस एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और यहाँ पर आपको अल्कोहल मिलेगा, जो कि मिल रहा है, करेक्ट। तो अब तक जो ग्रुप्स मुझे यहाँ चाहिए थे वो ग्रुप्स अब तक सी ऑप्शन सही सही दे रहा है। इसके बाद इसमें लास्ट में लिंडलर्स कैटलिस्ट डाल रहे हैं। लास्ट में लिंडलर्स कैटलिस्ट डालने से फायदा ये हो रहा है कि एल्काइन पर हाइड्रोलिसिस का डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सम हैवी मेटल आयंस होता है। तो इस वजह से यहाँ हाइड्रोलिसिस से इस एल्काइन पर सीधा अटैक नहीं हो पा रहा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। फिर लिंडलर्स कैटलिस्ट डाल रहे हैं, देन मतलब फाइनल स्टेप में वी आर कन्वर्टिंग इनटू इट एल्कीन, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसको एग्जैक्टली सफाइस कर रहा है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो सी तो इसका आंसर होगा ही। अगेन डी ऑप्शन में फिर से पहले लिंडलर्स कैटलिस्ट डाल दिया, तो लिंडलर्स कैटलिस्ट डालने का मतलब ये एल्कीन पहले ही बना दिया और फाइनली एक ना एक स्टेप में जाकर हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब ये फिर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस पर एडिशन हो जाएगा वाटर का, यहाँ पर फिर OH बन जाएगा। तो हमको ये एल्कीन नहीं मिलेगा, ये हमें मिलने वाला है अल्कोहल के फॉर्म में। तो इसका आंसर डी भी नहीं कहा जाएगा अप्रोप्रिएटली। सो मोस्ट अप्रोप्रिएटली इस आंसर का जो, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज सी। ठीक है, ये चलिए क्वेश्चन 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कंपाउंड हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज इज आर। तो बेसिकली आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको सबको इनके स्ट्रक्चर पता ही होंगे। तो पेरोक्साइड लिंकेज मतलब बेसिकली हमें पता करना है ये वाला बॉन्ड किस में है, पेरोक्साइड बॉन्ड। तो सबसे पहले अगर H2SO7 का स्ट्रक्चर देखें तो दिस विल बी लाइक दिस। तो इसमें दिख रहा है आपको कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, तो ये आंसर नहीं है हमारा। नेक्स्ट इज H2S2O8। तो H2S2O8 में एक बीच में पेरोक्साइड लिंकेज होती है, तो इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज अवेलेबल है। नेक्स्ट इज H2S2O5। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो दिस विल बी लाइक दिस। इसमें भी कोई पेरोक्साइड लिंकेज हमारी नहीं है, सो ये आंसर भी नहीं होगा। द लास्ट H2SO5 carous acid, so this will be like this। सो इसमें भी एक पेरोक्साइड लिंकेज है। सो हमारे इन चारों में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें पेरोक्साइड लिंकेज है, सो आंसर विल बी बी एंड सी, सॉरी बी एंड डी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8, टू फॉर्म ए कंप्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम चारकोल 100 milliliter of 0.5 molar acetic acid was used. Some of the acetic acid remained unadsorbed. To neutralize unadsorbed acetic acid, 40 milliliter of 1 molar NaOH solution is required. If each molecule of acetic acid occupies P into 10 raised to power minus 23 meter square surface area on charcoal, the value of P will be. So बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मोल कंसेप्ट के में आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को।
सो बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि कुछ एसिटिक एसिड हमारा एड्जॉर्ब हो गया और बाकी जो एसिटिक एसिड बचा गया है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए 40 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH लगाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड। कितने एसिटिक एसिड के मिलीमोल आपको दे रखे हैं? सो वॉल्यूम इज 100 ml एंड द मोलैरिटी इज 0.5। सो द मिलीमोल टोटल मिलीमोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट वाज 50 मिलीमोल, इतने दे रखे हैं। और इनमें से कितने NaOH ने न्यूट्रलाइज करे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता लगाइए कि भाई मिलीमोल ऑफ NaOH कितने दे रखे हैं हमें। मोलैरिटी वॉल्यूम इज 40 ml एंड द मोलैरिटी इज 1 मोलर। सो 40 मिलीमोल हमें NaOH प्रोवाइड करा हुआ है। सो आपको अब पता करना है कि भाई मिलीमोल ऑफ CH3COH जो एड्जॉर्ब हो गए हमारे वो कितने होंगे, क्योंकि इतने तो NaOH ने न्यूट्रलाइज करे हैं, इतने टोटल थे, तो जो बाकी बचे हैं वो सब कहाँ चले गए? वो सब एड्जॉर्ब हो गए होंगे। सो कितना आ जाएगा? हम जानते हैं कि भाई एक NaOH एक एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो कितने मिलीमोल आ गए? 50 माइनस 40। सो बेसिकली कितने मिलीमोल एड्जॉर्ब हो गए? 10 मिलीमोल एसिटिक एसिड एड्जॉर्ब हो गए चारकोल के ऊपर। सो कितने पार्टिकल नंबर ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ गया? टेन मिलीमोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू मोल 10⁻³ एंड नंबर निकालना है और बोल रखा है कि एवोगैड्रो नंबर आपको 6 × 10⁻23 यूज करना है। 23 ये हमारे पास आ गया 6 × 10⁻21। नाउ ये तो हमें पता चल गया कि इतने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए हैं। अब आपको बता रखा है क्वेश्चन में 1 ग्राम चारकोल और आपको बता रखा है चारकोल का सरफेस एरिया कितना है। सो अगर आपको पता है कि चारकोल का सरफेस एरिया इतना है और उसके ऊपर इतने पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए, तो आपसे पूछा गया है कि सरफेस एरिया एक मॉलिक्यूल का कितना एसिटिक एसिड कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैसे करेंगे इसे? सिंपल है, सरफेस एरिया ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना सरफेस एरिया है हमारे पास? 1.5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एड्जॉर्ब पार्टिकल 6 × 10⁻21। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 0.25 हो गया। 0.25 × 10⁻⁻19 इतने मीटर स्क्वायर वो कवर कर रहा है। बट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? अगर आपके पास कितना आ रहा है सरफेस एरिया 0.25 × 10⁻⁻19, तो आप इसे 2500 × 10⁻⁻23 भी लिख सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ P विल बी 2500। सो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 2500। ओके, हाँ भाई, क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर का। वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X dissolved in W1 gram of water. Vessel 2 contain W2 gram of another non volatile solute Y dissolved in W1 gram of water. Both the vessels are at the same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% of that of Y. The Van't factor for X is 1.2 times that of Y for their respective concentration. So the elevation of boiling point of the for solution in vessel 1 is percentage of solution in vessel 2. So colligative property लगाएंगे elevation की, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? डेल्टा TB is I dot KV dot M molality, or we can also write I KV dot
weight of solute divided by molar mass of solute, weight of solvent, and ऊपर 1000. So this is the formula we are using. तो पहले सॉल्यूशन में अगर लगाया जाए तो डेल्टा टी बी 1 will be equal to I1 KB. KB depends on nature of solvent, so remain the same. And WB weight of solute is provided W2 gram. मोलर मास सपोज मान लेते हैं M, दिस इज MB. MB1 suppose 1000. WA1 is provided W1 gram of water. So this is W1. For second solution, delta TB2 will be I2, KB will be same. The weight of, again the weight of solute and solvent are same in both the solution. So this will be W2, molar mass of second solute, dot W1 into 1000. So just simply divide these two equations. So this will be delta TB1, delta TB2 will be I1, I2, MB2, MB1. ओके सो आपको बोल रखा है क्वेश्चन में I1 I2 का रेशियो 1.2 टाइम्स है एंड द मोलर मास ऑफ सेकेंड सॉल्यूट इज 80% ऑफ Y. सो डेल्टा TB1, डेल्टा TB2, दिस इज I1 बाई I2 का रेशियो में रख देंगे 1.2 एंड MB बाई. सो इफ द मोलर मास आपको बोल रखा है 80% है तो ये रेशो अपने आप ही 1/0.8 आएगा. सो दिस इज 1.2. सो दिस विल बी 4 by U. ठीक है, तो दिस विल बी 3/2. Okay, they are asking percentage, so just simply multiply by 100 both sides. This will be 150%. So your answer will be 150. Okay. सो बायोमोलिक्यूल्स पर एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें कह रहा है कि एक अपने पास डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, और उसके एक स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है. और इसमें कह रहा है कि जो डीएनए है, अगर इसके दोनों स्ट्रैंड्स को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी. सो देखिए, ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड भी है और इसमें कुछ एनर्जी वगैरह दे रखी है, तो इन दोनों के मदद से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा इस जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. सो हमें पता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें ए जो इसका कॉन्जुगेट, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, उसमें जहाँ यहाँ पर एडिनोसिन है, ए है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, टी होता है, थाइमीन होता है, और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. सिमिलरली जी और सी पेयर के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. तो अगर हम लोग इसका दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं तो जहाँ पर इसमें टी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में ए आ जाएगा, जहाँ पर इसमें सी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जी आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो अपने को कलेक्ट करनी थी वो ये है कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. तो यहाँ पर सिंपली अपने को करना क्या है कि काउंट कर लेना है कि जहाँ जहाँ ए है, टी है, ए है, टी है,
जितने भी AT पेयर होंगे वहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे और पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो एनर्जी लग रही है वो 1 किलो कैलोरी पर मोल लग रही है, राइट। सो नाउ काउंट करते हैं, एक यहाँ है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो 7 पेयर AT के बनेंगे। और सिमिलरली अगर हम लोग GC पेयर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 पेयर्स G और C के बनेंगे। और हमें पता है कि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से कलेक्ट करनी है। सो नाउ पर हाइड्रोजन बॉन्ड 1 किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो 7 इंटू 2 इंटू 1 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी लगेगी। और GC के सारे बॉन्ड्स को स्प्लिट करने के लिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और ऐसे 6 पेयर्स हैं, तो 6 इंटू पर हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इंटू, और इसकी जो एवरेज एनर्जी दे रखी है GC पेयर के लिए 1.5 किलो कैलोरी पर मोल दे रखी है, राइट। सो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किलो कैलोरी में आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमको ऐड कर लेना है। सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 14 किलो कैलोरी एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 27 किलो कैलोरी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ये वैल्यू आ रही है 41। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 41। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं हम। ये क्वेश्चन बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस फर्स्ट ऑर्डर पता होना चाहिए कि सारी केमिकल काइनेटिक्स में जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, वो सब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है। तो क्वेश्चन है, ए सैंपल इनिशियली कंटेन यूरेनियम 238 आइसोटोप और आफ्टर सम टाइम यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव डिकेज इनटू लेड 206। बाकी जो है वो हमारा नेचुरल फॉर्म में ही रह गया। अब आपसे पूछा है एज ऑफ सैंपल, आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, एज ऑफ सैंपल, और किस फॉर्म में लिखाना है, P इंटू 10⁸ ईयर्स के फॉर्म में। आपको जो डेटा दे रखा है वो ये दे रखा है कि यूरेनियम और लेड में जो मास का रेशो है, यानी लेड टू यूरेनियम का जो मास का रेशो है वो 7 है, ठीक है। और हमें P की वैल्यू निकालनी है। एक डेटा और दे रखा है आपको, हाफ लाइफ यूरेनियम की दे रखी है 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम माने कि यूरेनियम है, यूरेनियम 238 डिसइंटीग्रेटेड इनटू Pb 206 along with 8 alpha particles and 6 beta particles। इनिशियली आपको कुछ नहीं पता, बट बोल रखा है आफ्टर टी टाइम दिस विल बी, अगर ये 1 ग्राम है तो दिस विल बी 7 ग्राम। यानी आपको रेशियो दे रखा है लेड और उसका, कि अगर सपोज हमने माना कि यूरेनियम हमारा 1 ग्राम बचा है तो लेड कितना बन गया होगा, 7 ग्राम। तो अगर हम इन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल मोल में कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 1/238 इसका मोलर मास यूरेनियम का, एंड दिस विल बी 1/206। तो अगर टी टाइम के बाद इतना, और आपको इक्वेशन में दिखाई दे रहा है कि एक यूरेनियम एक लेड बनाता है, सो व्हाट विल बी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम। सो इनिशियली मोल हमारे पास जो रहेंगे दैट विल बी 238, ये तो रहेंगे, प्लस इतने मोल पहले इनिशियली हमारे पास किसके रहेंगे, यूरेनियम के। सो हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन अगर इसे माने और ये फाइनल कंसंट्रेशन टी टाइम के बाद, तो हम इसमें रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ लगाएंगे। सो हमारे पास आ जाएगा अल्फा टी एल एन। इनिशियल मोल हमारे पास यूरेनियम के कितने हैं, 238 1/206 अपॉन ये हमारे पास कितना आ जाएगा नीचे 1/206 1/238। ये हमारे पास, इसमें हमने ये लगा दिया लैम्डा टी इक्वल टू दिस मच। और अब हमें डिके कांस्टेंट निकालना है, तो डिके कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, लैम्डा विल बी ln2
एंड द हाफ लाइफ आपको दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁹। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट करें और सॉल्व करें इसे, तो हमारा जो t आएगा, t की वैल्यू जो आएगी, इसे सिंप्लीफाई अगर करा जाए, सो इसे हम लिख सकते हैं ln 206 प्लस 238 अपॉन 238, ये 20 हमारा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक सेकेंड, ये जो आ जाएगा हमारे पास 206 प्लस, और इसका जो वो आएगा हमारे पास 238 इंटू 206, और अगर आप इसी भी ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 238, तो 238 विल बी कैंसल आउट। दिस इज योर ln टर्म। और अगर यहाँ पर हम देखें तो इसमें 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू डालें, सो ये आ जाएगी 4 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ln2। इसे अगर सॉल्व करा जाएगा तो ये जो नंबर हमारा बैठेगा, ये बैठेगा 4.5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ln, दिस विल बी 9.0, you can say 4, and this will be ln2। सो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो जो हमारा, अब आप इसे राउंड ऑफ करके अगर लॉग में लिखते हैं या आप इसे डायरेक्ट 9.0 से सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक रेंज में आएगा। तो रेंज यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 14.265 से लेके 14.33, ये रेंज आएगी इंटू 10⁻⁹। सो अगर हम इसे देखें तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 142 अगर हम इसे इसमें लिखें 142.65 इंटू 10⁻⁹ से लेके 143.3 इंटू 10⁻⁸, सॉरी, दिस विल बी 8। सो एक आपको IIT में भी दे सकते हैं ऑप्शन, एक रेंज बना के अगर हो सकता है वो दे दिया जाए। सो हमारा जो आंसर आएगा वो 142, अगर आप इसे इसमें लिखते हैं तो ये जो हमारा रेंज आएगा, ठीक है, इसे पूरा अगर अच्छी तरह सॉल्व करा जाए तो अगर आप पूरे एग्जैक्ट वैल्यू में डालेंगे तो जो हमारी रेंज आएगी, अब ये आपको देखना है कि आप इसे 9.02 की फॉर्म में वो करते हैं, ये ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा 1 मिनट अगर सॉल्व करें 9.08 आएगा, तो ये रेंज बैठेगी। सो आपका आंसर जो होना चाहिए, जो P की वैल्यू लाई करेगी, वो 142.65 से लेके, जो P आएगा हमारा वो 142.65 से लेके 143.3 के बीच में कहीं लाई करेगा। क्वेश्चन इज अमॉन्ग COCN4 4 minus, COCO3 NO, XCF4 PCl4 plus, PdCl4 2 minus, ICl4 CuCN4 3 minus, and P4, the total number of species with tetrahedral geometry is। तो बेसिकली शेप के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आपको इसमें VBT लगानी और वेस्पर थ्योरी लगा के सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए CuCN4 माइनस, जस्ट सो CuCN4 माइनस, सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एयर? 0। सो कोबाल्ट अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और कोबाल्ट में 3D9 कन्फिगरेशन बैठेगी, तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये हमेशा हाइब्रिडेशन कौन सी शो करेगा? दिस विल बी sp3 हाइब्रिडाइज ऑलवेज, एंड व्हेनेवर द हाइब्रिडेशन इज sp3 द शेप विल बी टेट्राहेड्रल। सो द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल। अगेन द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज ऑफ ऑल्सो कोबाल्ट। सो अगर आप इसमें देखें, अगेन दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोस ग्रुप, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इज 0। सो यहाँ पर भी हमारा हाइब्रिडेशन क्या आएगा इन दिस कॉम्प्लेक्स? CO whole thrice, NO, again it will be tetrahedral because the hybridization is sp3, okay।
Next is XeF4 on the basis of Vesiper theory. You can say Xe has 4 bond pair and 2 lone pair. So the shape will be square planar. So XeF4 is of square planar shape. PCl4 positive. So just apply Vesiper theory. So phosphorus has 4 bond pair and it is forming 4 covalent bond with Cl, positive charge. So again it will be sp3 hybridized and shape is tetrahedral. Next is PdCl4 2 minus. So PdCl4, palladium at +2 oxidation number is always square planar. ICl4 minus. So iodine has 7 electron. So again ICl4 has 7 electron and after acquiring negative charge, so how many bond pair, lone pair? So it is having 4 bond pair and 2 lone pair. Then the shape of ICl4 minus will be square planar. Next is CuCN4 minus. CuCN4 3 minus. So it is D10 configuration as copper has +1 oxidation state. So hybridization will be sp3. Shape will be tetrahedral. And the last species is P4. We all know that P4 is always tetrahedral like this pyramidal shape. So out of these following compound, this is tetrahedral. This compound is also tetrahedral. This is square planar. This is tetrahedral. This is square planar. This is also square planar. This is tetrahedral and P4 is tetrahedral. So the total compound having tetrahedral shape is 5. So answer will be 5. चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया जाए। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक कंपाउंड P है जिसका फॉर्मूला अपने को दे रखा है C6H6O3 और वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, मतलब इसके पास फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपने को मिल रहा है, और इसके पास कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, कोई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और जो सब्सिक्वेंट लाइंस में कंपाउंड P रिएक्ट्स विद 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन टू प्रोड्यूस एन एंजाइम Q। इन दोनों स्टेटमेंट से जिस स्ट्रक्चर पर हम लोग अराइव होते हैं वो स्ट्रक्चर बन रहा है P का कुछ ऐसा। ये स्ट्रक्चर है P का और हमें पता है कि इसका एक इनॉल फॉर्म भी होता है जो भी एक कंसिडरेबल अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। सो ये जो अपना कंपाउंड P है, ये न्यूट्रल, इसका ये वाला जो इनॉल फॉर्म है ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे देगा, और ये 3 इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन से बड़े आसानी से रिएक्ट करके ऑक्साइम बना लेगा Q। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्साइम बनाते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। सो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस कंपाउंड R। चलिए पहले किया जाए इसको। अपने पास मिथाइल आयोडाइड है और इसको KOH के प्रेजेंस में हम लोग इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा रहे हैं। सो ये बेस है और ये कार्बोनिल के ये जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर ये एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स हैं, इसके दोनों H काफ़ी एसिडिक हैं। तो ये जो बेस है इसके बारी बारी से H निकालेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और ये इस पर सब्स्टिट्यूशन करके आयोडाइड को बाहर कर देगा। ऐसा ही यहाँ पर 6 बार होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज़ रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, राइट। So after n steps we'll be reaching to a structure this। यहाँ पे 2 मिथाइल आ जाएंगे, यहाँ पर 2 मिथाइल आ जाएंगे और यहाँ पर भी 2 मिथाइल आ जाएंगे। सो ये कंपाउंड अपना R बन गया है। ठीक है,
अब इसके बाद जो फर्दर लाइन में कह रहा है कि द कंपाउंड आर रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O+ गिव्स कंपाउंड S। तो उस कंपाउंड S में नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कितने होंगे, राइट। सो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अपने को दे रखा है वो आइसोब्यूटाइल दे रखा है। आइसोब्यूटाइल मतलब कुछ MgBr, मतलब ये स्ट्रक्चर हुआ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, और इसके बाद सेकेंड स्टेप पे बोल रहा है कि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग को एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एबनॉर्मल प्रॉपर्टी पर सोचना होगा कि अगर कार्बोनिल अपना हाईली हिंडर्ड हो, हाईली क्राउडेड हो, साथ ही साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हिंडर्ड हो, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपनी एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हुए इस कार्बोनिल को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल तक। मतलब हाइड्राइड का ट्रांसफ़र इस पोजीशन से इस पोजीशन पर होता है, राइट। सो नाउ आफ्टर रिडक्शन दिस कंपाउंड रिड्यूसेस टू दिस अल्कोहल ग्रुप। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद न जुड़कर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्राइड ऐड होगा। सो ये अपना फाइनल कंपाउंड बन गया है S, और इस कंपाउंड में नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स पूछ रहा है, ठीक है। सो जो हाइड्राइड का ट्रांसफ़र हम लोगों ने बात की वो यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ वाला हाइड्राइड जो है इस पर ट्रांसफ़र होगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनिल को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स की अगर बात करें हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज 6। सो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो अब एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है, और एक काफ़ी इसको कहेंगे बहुत लेंदी टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन था, ब्यूटीफुल क्वेश्चन रादर। चलिए समझते हैं इसको क्या है। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड P है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18O2 है, तो इसके पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। क्या ये बात हम लोग निकाल सकते हैं? इसके पास एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, मतलब इसके पास एक पाई बॉन्ड है, एंड देन बोल रहा है कि ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, और पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है फर्दर कि P को ओजोलिसिस करने पर एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कर रहा है, तो दो कंपाउंड मिल रहे हैं Q एंड R। इसका मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, ए साइक्लिक होगा तो दो पर्टिकुलर कंपाउंड में टूट जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट while compound R does not give positive iodoform test, right? Then फिर आगे का information Q and R on oxidation with PCC followed by heating gives S and T respectively. Both S and T shows positive iodoform test. तो इतनी सारी information एक के बाद एक इसने पुट कर दी है क्वेश्चन में। अब हमको इनिशियल जो स्ट्रक्चर है वो सोचने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी कि हम इनिशियल बेस स्ट्रक्चर क्या लें, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत बड़ा दे दिया है, ठीक है। सो आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस जब आप इस क्वेश्चन को इनिशियल स्ट्रक्चर पे सोचेंगे तो आपको एक इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को पी में मिलेगा, ठीक है। अब ये पी स्ट्रक्चर पे मैं कैसे पहुँचा, वो पी स्ट्रक्चर इन सारी इंफॉर्मेशन का जो निचोड़ है वो इस पी स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लेट अस से दिस इज पी, क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। यहाँ पर इसके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसके बीटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सफाइस हो रही है। दूसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी जो कंडीशन है ये मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब बोल रहा है कि P का जब ओजोलिसिस करेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, तो लिख देते हैं O3 एंड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दिस कंपाउंड बिकम्स दिस, एक ये कंपाउंड मिलेगा और जो दूसरा पोर्शन है ये हमें मिलेगा COOH
एंड देन ये कंपाउंड मिलेगा। अब इन कंपाउंड्स को कह रहा है कि वन ऑफ देम इज Q एंड वन ऑफ देम इज R। नाउ अब Q और R को कैसे हम लोग यहाँ पर डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा Q है कौन सा R है? तो कह रहा है कि कंपाउंड Q शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन अभी भी इसके पास है, दैट मीन्स ये अपना Q हो गया, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये R हो गया, जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर इंफॉर्मेशन कह रहा है कंपाउंड Q and R on oxidation with PCC followed by heating gives S and T respectively and both S and T shows positive iodoform test. So अगर मैं इसको PCC से ऑक्सीडाइज करता हूँ, so this molecule PCC से अल्कोहल ये किस में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो you will reach to a conclusion that this will be converted into a particular ketone. And now again अगर इसका PCC से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस मॉलिक्यूल का भी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये मॉलिक्यूल भी ऑक्सीडेशन करके ये कीटोन बनेगा। अभी तो पीसीसी से सिर्फ हमने ऑक्सीडेशन कराया, क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोड बाय हीटिंग। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा पोजीशन है, दिस इज बीटा कीटो एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा पोजीशन है, दिस इज बीटा कीटो एसिड। तो ये दोनों बीटा कीटो एसिड है। जब आप हीट करते हो CO2 का लॉस होता है, हमें पता है। तो इन दोनों से जो कंपाउंड्स बनेगा, इसको लॉस कराते हुए जो हम S और T बनाते हैं। सो यहाँ से अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, दी कंपाउंड बिकम्स दिस, और यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करो तो CO2 चला जाएगा। सो अदर कंपाउंड इज एसीटोन। तो यहाँ पर एक S है और एक T है, रेस्पेक्टिवली बन रहा है Q एंड R से। अगर ये Q है तो इससे S बनेगा, और अगर ये R है तो इससे T बनेगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल। बट उसके बारे में कोई आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, S और T का कुछ नहीं करा रहा है, तो उस पर बॉदर नहीं करना है अपने को। सो ये दोनों कंपाउंड अगर आप देखो तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अब नाउ फाइनली ये जो पार्ट है कंप्लीट पॉलीमराइजेशन वाला, ये अगले पार्ट में पूछा है। इसमें इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 14 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन S and T, sum of number of oxygen atoms in S and T. So here it is your S and this is T. So correct answer for this question will be sum of oxygen atom will be 2. तो क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ का जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसके कॉन्टिन्यूएशन में क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, S and T हम लोगों ने निकाल लिया है, सारा Q एंड R सारे स्ट्रक्चर्स का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ U पूछ रहा है। U क्या है कि जो Q और R था, Q एंड R, उसके 500 मोल्स आपस में कंबाइन करके कोपॉलीमर बनाते हैं, ए साइक्लिक कोपॉलीमर बनाते हैं, जिसको U का नाम दिया उन्होंने, और बोला कि इस U का मॉलिक्यूलर मास बताइए। ठीक है, तो अपना अगर आप लास्ट क्वेश्चन, इस पे लास्ट क्वेश्चन का रेफरेंस लेना ही होगा, जो हमने Q और R यहाँ पर निकाला था वो ये स्ट्रक्चर्स हैं अपने पास। ठीक है, तो अब अगर आप कोपॉलीमरिज्म याद कीजिए तो उसमें क्या है कि एक का कार्बोक्सिलिक दूसरे के अल्कोहल के साथ एस्टर बनाएगा, और दूसरे का कार्बोक्सिलिक पहले के अल्कोहल के साथ एस्टर ग्रुप बनाएगा, और इस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होते हुए ये एक लॉन्गर चेन बनेगी। ठीक है, सो बोल रहा है कि इसका 500 मोल्स ले रखा है और इसका भी 500 मोल्स ले रखा है। अब जब इसको हम लोग पॉलीमराइज कराएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको विजिलेंट होकर देखना होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं पहले बना लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगा कि कैसे इस पर अप्रोच किया। ठीक है, सो इस तरह का पॉलीमराइजेशन यहाँ पर हुआ है, और ये दोनों के 500 मोल्स हैं, तो इसके मॉलिक्यूल में ये जो मोनोमर यूनिट है ये 500 टाइम्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, इसके कार्बोक्सिलिक से इस अल्कोहल का रिएक्शन कराया है और इसके कार्बोक्सिलिक से इसका रिएक्शन कराया है। जो बेस स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो ये मिल गया है, ये इथाइल ग्रुप है, और ये 500 टाइम्स रिपीट हुआ है।
ठीक है। और यही पॉलीमर अपना U है और इसके बारे में हमसे पूछ रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो हमें करना क्या है, अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी कि हम इसके इस यूनिट का मास निकाल लें और वो 500 टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्योंकि 1 मोल इसके साथ Q के साथ 1 मोल R कंबाइन हो रहा है, तो एक ये यूनिट बन रहा है इसका 1 मोल, ठीक है। सो 500 मोल के साथ इसका 500 यूनिट बनेगा। तो इस यूनिट का मास निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप टेक्निकली इसको इस यूनिट का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो इसके पास आपको दिख रहा है 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, इसके पास 9 कार्बन्स हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो इस यूनिट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आएगा 186। अब यही चीज़ 500 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 500 से। सो जब आप इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 186 को, सो दिस वैल्यू वुड बी कमिंग एट 93,000। तो अभी हमने इसको क्या किया, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इसको चेन बना दिया नाउ। लेकिन क्योंकि इसके 500 हैं और इसके भी 500 हैं, तो जो यहाँ पर H2O कंबाइन जो बाहर गया है एस्टर बनाते हुए और यहाँ पर बाहर गया है एस्टर बनाते हुए, टर्मिनल पर वो H2O रहेगा, क्योंकि उसको तो कोई बाहर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि इस जगह से एक OH और इस जगह से एक H इस वैल्यू में कम है। सो मुझे एक OH और एक H यहाँ पर फर्दर जोड़ना होगा टू गेट द फाइनल आंसर। सो इस 93,000 में वी वुड बी एडिंग 18। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 93,018। ये इसका करेक्ट आंसर आया है। सो एक ये जो पैराग्राफ है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों कंबाइन करें तो दैट इज ऑल। A very beautiful question from inorganic chemistry. The question is, when potassium iodide is added to an aqueous solution of potassium ferricyanide, a reversible reaction is observed in which a complex P is formed. कोई complex यहाँ पे बन रहा है, उसके बारे में और information है हमारे पास. In a strong acidic medium, the equilibrium shifts completely towards P. Now, on addition of zinc chloride to P in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble salt complex Q. तो यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए. रिएक्शन इज Ki पोटेशियम आयोडाइड, अगर ये रिएक्ट करता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड से K3FeCN6, ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का FeCN6, और साथ में यहाँ पे आयोडीन भी रिलीज हो जाएगा. नाउ लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन. क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा 2, देन यहाँ पे भी 2 आएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, and here we will get only 1 I2. Now this is the balanced chemical equation. Question is, the number of moles of potassium iodide required to produce 2 moles of complex P is. यहाँ पर जो complex P है, this is the complex K4FeCN6. इसको हमको 2 मोल बनाने हैं, तो हमको स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से हम देख लेंगे इसको कि यहाँ पे अगर 2 आ रहा है और मोल्स पूछे हैं पोटेशियम आयोडाइड के और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री कि अगर इसके आप 2 मोल लेते हो तो 2 मोल आपको इस कॉम्प्लेक्स के भी मिल जाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज 2. थैंक यू. Okay, so now let us discuss question number 2 of this paragraph. The question says, the number of zinc ions present in the molecular formula of Q is. अब यहाँ पर Q क्या है, तो अगर हम पढ़ें क्वेश्चन, addition of zinc chloride to the formation of this product P in a slightly acidic medium results in a sparingly soluble complex Q. तो
तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है? यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रहने वाली है। क्या मतलब? एक रिएक्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक रिएक्शन ये वाली भी होती है यहाँ पे, जिंक आयंस और जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास यहाँ पे FeCN6 4- वाला, इसमें आपके पास K+ आयन भी होने वाले हैं। इससे आपको एक कॉम्प्लेक्स तो ये वाला मिल सकता है K2ZN3 FeCN6। ये रिएक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी? ये एक बुक है वॉजल, दैट इज कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये रिएक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। पर एक और रिएक्शन है जो आपको NCERT की लैब मैनुअल में देखने को मिलती है। वो रिएक्शन क्या है? उस रिएक्शन में जब आप ZnCl2 यूज़ करते हो विद दिस कंपाउंड K4 FeCN6, तो आपको मिलता है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप लिख दो KCl और एक कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा Zn2 FeCN6। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स Q है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो कॉम्प्लेक्स Q जो हो सकता है वो या तो ये वाला कंपाउंड होगा या फिर वो ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे जिंक जो है, एक में आएगा आंसर 3 और एक जगह आएगा आंसर 2। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या कंसिडर करते हैं, इसका आंसर 2 भी आ सकता है या फिर 3 भी हो सकता है। ओके